सकती है। आलोक भैया वो नाम है, पोइट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं बस एक्सपीरियंस समझने आया हूँ आपका, और यही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे अनुभव बढ़ता जाता है और नाम ब्रांड बन जाता है। तारुफ के मोहताज नहीं है आलोक श्रीवास्तव। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हिमांशु, तुमको बहुत सारा प्यार और दुआएं, और तुम्हारे साथ साथ कलमशाला को और कलमशाला के तमाम फॉलोअर्स, उनको, जिनमें मैं भी एक हूँ, तालिब इल्म की तरह मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। न सिर्फ कलमशाला की, बल्कि इस वक्त अगर समाज में सबसे ज़्यादा कहीं गंदगी है तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी निजी राय है, वो सोशल मीडिया पर है। सबसे ज़्यादा खराबियाँ, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़, सबसे ज़्यादा वाहियात जो सोच है, उसका एक बहुत बड़ा अंबार सोशल मीडिया पर है। बावजूद इसके कलमशाला जैसे बहुत सारे हैंडल्स हैं, मेरे अपने दोस्तों के भी, मेरे अपने जानने वालों के भी, जो इस तमाम गंदगी से परे एक बेहद खूबसूरत और सार्थक काम कर रहे हैं। तो इसके लिए वो सलाम के मुस्तहक हैं। आप सब जो कलमशाला को फॉलो करते हैं और जो लोग इस तरह के हैंडल्स को फॉलो करते हैं, वो सब सलाम के मुस्तहक हैं। उनको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और एक निवेदन, एक गुजारिश करता हूँ, जो मुझे शो के बाद करनी चाहिए थी लेकिन पहले ही करता हूँ, कि इस तरह के हैंडल्स से आप ज़रूर जुड़ें और उनको फॉलो करें। क्योंकि जब भी आप इस तरह के, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सोहबतें जो हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं। आप अच्छी सोहबतों में रहेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छे संस्कार आपके अंदर आएंगे। तो जब भी आप इस तरह के कलमशाला या और भी जो साहित्यिक पटल हैं, इन हैंडल्स को जब आप फॉलो करते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की, आप देखेंगे कि आप 10 मैसेजेस देख रहे हैं, 10 अपडेट देख रहे हैं, उसमें से 9, 8, 7 चीज़ें आपको पॉजिटिव दिख रही हैं, और इससे आपके अंदर की दुनिया बहुत सकारात्मक होगी, ऐसा मेरा मानना है। वाकई में सकारात्मक माहौल बहुत मैटर करता है, जिससे सीखने को भी मिलता है और आगे की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन मैं लौटता हूँ अपने सवाल की ओर। आलोक भैया बैठे, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं उनसे। सवाल मेरा ये है कि प्रयागराज और आलोक श्रीवास्तव संबंध। देखिए, इस शहर से पहला संबंध तो वो है जो साहित्य के विद्यार्थी का किसी साहित्य की श्रीपीठ से होता है। मैं हमेशा से, बचपन से, जब से लिखना पढ़ना शुरू किया था, तब से इलाहाबाद को देश की साहित्यिक राजधानी मानता आया हूँ। और मैंने ही नहीं, मेरे पूर्वजों ने, मेरे अग्रजों ने भी माना है, और है भी, सचमुच में है। तो उस नाते एक बहुत भावनात्मक रिश्ता है। उसके बाद जब मैं अपने अग्रजों को देखता हूँ, जिनके साथ मैंने कविता पाठ किया है या जिनसे मैंने कुछ सीखा है, समझा है, तो उनमें यश मालवी यहाँ पर हैं, एहतराम इस्लाम यहाँ पर हैं, रहे हैं, कैलाश गौतम, जिनके नाम से आज मुझे यहाँ पे सम्मान देने के लिए बुलाया गया है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो कैलाश गौतम दादा, ऐसे 20 नाम यहाँ पर हैं। बच्चन जी, जो कि मेरा एक ख़ास उनसे, उनकी संतान से, हमारे महानायक से रिश्ता है, तो वो, और ऐसे 20 महादेवी वर्मा। तो एक तरह की, मैं कहता हूँ, ये सिद्धपीठ है, साहित्य है। तो एक साहित्य का विद्यार्थी जो अभी भी सीख रहा है, अगर वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके लिए प्रिविलेज की बात है, उसके लिए फक्र की बात है। तो प्रयाग आकर जैसे लोग गंगा नहाते हैं, ऐसे में साहित्य नहाता हूँ। बात ही अलग है। सर, भैया ये बात पूछेंगे, हर बार का अनुभव लोग कहते हैं यहाँ अलग होता है, जितने बार आप आइए हर बार का अनुभव अलग हो जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? निसंदेह हिमांशु, क्या होता है कि हर बार का अनुभव किसी एक शहर से नहीं, अनुभव हर बार नया होता है। एक रचनाकार के लिए तो हर बार एक नया अनुभव होता है। और मैंने बताया ना कि एक भावनात्मक रिश्ता होता है। कोई संगीत का विद्यार्थी अगर किसी बड़े संगीतज्ञ के यहाँ जाता है तो हर बार कुछ नया सीख के आता है ना। तो ऐसे ही जब आप किसी साहित्य की राजधानी में आते हैं देश की, और एक विद्यार्थी की जिज्ञासा के साथ आते हैं, आपके नेत्र चमक रहे होते हैं, आपका जहन खुला हुआ होता है कि कुछ ना कुछ। तो अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले, आपके यहाँ तक आने से पहले, मैं महेंदौरी कॉलोनी में था, अपने यश भैया के साथ बैठा था, उनके गीत सुन रहा था, उनको अपनी नई रचनाएं सुना रहा था, ताकि इस्लाह हो जाए, करेक्शन हो जाए। तो हर बार एक अनुभव होता है, नया होता है। और वो मेरे लिए, मैंने इस बार ज़रूर, मुझे इस बात का अपराध बोध है कि इस बार मेरा इलाहाबाद आना, प्रयाग आना थोड़ा सा विलंब से हुआ। अन्यथा मैं हर
साल 2 साल में आता रहता था। अच्छा भैया एक बात और बताइए, जो नए लोग आ रहे हैं कविता की फील्ड में, लिटरेचर जिनको बहुत पसंद है, लिटरेचर से बहुत प्यार करते, तो लिटरेचर बहुत रिफॉर्म हो चुका है, मतलब एक बिल्कुल अलग ही दस्तूर पे आया है इस बार, तो उस पर क्या कहना है? देखिए 2 तरह के लोग आ रहे हैं, एक तो फैसिनेशन के साथ आ रहे हैं और एक पुख्तगी के साथ आ रहे हैं। तो फैसिनेशन वालों से तो मुझे ये कहना है कि इससे अच्छा है कि आप 2 जोड़ी नए कपड़े खरीद के और चौक में चक्कर मार लो, साहित्य में मत आओ। क्योंकि साहित्य जो है, लेखन जो है, वो एक तपस्या है, वो एक डेडिकेशन मांगता है, एक वक्त मांगता है, एक समय मांगता है। कुछ आ रहे हैं जो पुख्तगी के साथ आ रहे हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्रमोट भी करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है जो मेरे उसमें है मैं उसको सोशल मीडिया पे देखते भी हैं अक्सर हम लोग। हाँ, तो उसका कारण ये है कि जब भी आप, जैसे मैं भी हूँ, अभी आप इंटरव्यू के पहले पूछ रहे थे, आपने एक सवाल तैयार कर रखा है, वो सवाल आपका था कि जब जगजीत जी आपको गाते हैं, ठीक है, तो मैं अभी आंसर करता हूँ, मिसाल उसकी, तो जब जगजीत सिंह आपको गाते हैं तो कैसा लगता है, जब छोटा नया कलाकार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पजीराई जो है, प्रोत्साहन जो है, हौसला अफजाई जो है, वो किसी भी कलाकार को कभी बुरी नहीं लगती। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आपको जब पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, आप पूरी पुख्तगी के साथ आएंगे, तो आपका जो कलर है ना, आपकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो एकदम मुख्तलिफ होगी, वो एकदम अलग होगी। और अगर आप बिल्कुल तफरीह के लिए आए हैं, तो वो ये होगा कि जो सीनियर्स आपको सुनेंगे ना, वो सिर्फ सुन के रह जाएंगे, वो दोबारा आप पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मुझे इसमें कुछ करना है, मैं तो चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ करूं, जैसे मैंने 17 साल की उम्र में सोच लिया था कि नहीं भाई मुझे तो राइटर बनना है, पोएट बनना है, तो बनना है। आप मतलब जवाब पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल है, सलाह है नए लोगों के लिए, आपने थोड़ा सा उस पर हिंट दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा और अपने अनुभव के रूप में बताइए कि क्या सलाह और हो सकती है जो नए लोग लिखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मेरी एक हमेशा से ये कहना है कि अपने जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनको तो पढ़ना अनिवार्य है ही। आपके क्लासिक्स क्या कह गए, आपके बड़े राइटर क्या कह गए, आपका परिदृश्य क्या है। अगर आप शायरी कर रहे हैं तो आपके क्लासिक्स जो हैं शायर, मीर और गालिब से शुरू हुई है और कबीर और रस खान और खुसरो, सब ने क्या कहा, यह आपके जहन में चस्पा होना चाहिए। उसके बाद आपके कंटेम्प्रेरी, क्योंकि लहजा कैसे बनता है, स्टाइल कैसे बनता है, आप शेर देख के कह सकते हैं ये निदा फाजली का शेर, ये बशीर कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। आप सुनेंगे और कह देंगे डॉक्टर साहब का शेर है ना। या आप कहेंगे कि साहब वो सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई, अब निदा फाजली का शेर। रंग है उनका बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, भाई निदा फाजली का रंग है। तो रंग और टोन या खुशबू कैसे बनती है, ऐसे बनती है कि जब आप बहुत सारा मुताला करते हैं, बहुत सारा अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें से आप ये देखते हैं कि इसमें क्या नहीं कहा गया, क्या चीज है जो नोटिस अपना इनपुट बनाते हैं। दुष्यंत जब लिखने लगे थे, कहने लगे, तो उनकी आलोचना हुई, अरे ये क्या है ना, कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा धरता आता हूं। तो वहीं पर कहीं किसी ने ये भी कहा कि भाई ये कहाँ कहा गया, जरा बताइए कहाँ कहा गया, ये भी बात है ना। तो जब तक आप कुछ मुनफरिद नहीं करते हैं, जब तक आप कुछ मुख्तलिफ नहीं करते हैं, डिफरेंट नहीं करते हैं, तब तक आप प्रकाश में नहीं आते हैं, तब तक आप हिमांशु या आलोक नहीं होते। आप बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग सब लोग खड़े हो जाएं? नहीं खड़े नहीं होना। मतलब आप बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, लेकिन बिना कविता, थोड़े शेर के बिना बातें अधूरी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी कुछ पंक्तियां। मैं एक कविता सुनाता हूँ जो मैं इन दिनों बहुत सुना रहा हूँ, और वो वायरल भी हो गई पिछले दिनों, क्योंकि एक वेब सीरीज की डबिंग करते हुए हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा जी ने उसको पढ़ दिया, और वो रातों रात एकदम बिखर गई सब तरफ। तो वो है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। और ऐसा कहते हैं हमारे सीनियर्स, कहते हैं जिन्होंने हमें सिखाया, कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट, गज़ल जो है वो मतलब
ABCD पे ABCD रखना नहीं है, वो एक इशारा करती है। तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देख लीजिए और फिर ये गजल सुनिए। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, अभिमन्यु घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य साथ और सत्य एकमात्र है। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, ये शेर मेरा अपना परिचय भी है। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छाप। भैया ये बात बताइए, हम लोग आज की बात करते हैं, आगे आने वाली कल की बात करते हैं और अचीवमेंट्स की बात करते हैं। हम लोग शुरुआत में चलते हैं, एकदम कैसे स्टार्ट हुई जर्नी और क्या वो कविताएं थी जिनसे लगा कि हम आगे और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था और उम्र भी तुम्हारी की तरह थी और कम थी, कोई 17-18 बरस। तो हम क्या करते थे कि गर्मी, ये बात मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि हम ना गर्मी की छुट्टियों में बाहर मस्ती नहीं करते थे। हमारा एक दोस्त था सुधीर पाठक, हम दोनों पढ़ते थे लिटरेचर की किताबें, और साथ में हम जगजीत सिंह जी को, चित्रा जी को, पंकज दास जी को, मेहदी हसन साहब को, इनके कैसेट्स सुनते थे। उसके यहाँ पर वो था, वो टेप रिकॉर्डर जो पहले चलता था और उसका हम साउंड इम्प्रोवाइज करने के लिए स्पीकर को मटके के ऊपर रख देते थे। हाँ, क्रिएटिविटी वहाँ भी थी। तो हम सोचते थे कि यार, तब इतनी वो तो नहीं, फैसिनेशन की मैंने अभी शुरू में बात की थी ना, तो फैसिनेशन ही था, ऑनेस्टली फैसिनेशन था, जो बाद में सीरियसनेस में बदला, बाद में ऐसे बदला कि नहीं यार कुछ करना है। तो सुनते थे तो लगता था यार ये जगजीत सिंह, कभी हम कुछ ऐसा लिखें कि जगजीत जी गाएं, पंकज उदास साहब गाएं, मेहदी हसन साहब गाएं। बच्चन जी का, और बच्चन जी का तो हमारी उम्र में सभी, मतलब आप भी अपनी उम्र में, तो बच्चन जी तो सर के ऊपर कपाल पे चढ़ के बोलते थे, है ना। और लता ताई, तो ये हमारे ड्रीम्स में आने लगे, मतलब हमारे कि यार हम कुछ ऐसा लिखें कि जिससे ये लोग हमें गाएं, पढ़ें। ये शुरुआत हुई। तो अब इसमें क्या था कि मेरे जो फैमिली का बैकग्राउंड है और जो उस वक्त भी था, हमारे यहाँ सब एडमिनिस्ट्रेशन में थे, सर्विसेज में थे। तो माँ तो चूंकि भोपाल की थी और तहजीब और अदब से बहुत गहरा उनका राब्ता था, फादर भी थे, लेकिन फादर का वही होता है जो सबके पिता का होता है, भैया पहले कुछ कर लो, उसके बाद पहले कुछ बन जाओ, ये कविता शायरी संगीत ये तो सब बाद में होता रहेगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई और एक दिन बाकायदा ठुकाई हुई अपनी शायरी के शौक पर। फिर हम रोते हुए अपनी माँ के पास गए कि भाई हम तो राइटर ही बनेंगे चाहे कुछ हो। क्लियर था, फंडा एकदम क्लियर था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय फैसिनेशन था, बाद में संजीदगी आई क्योंकि कुछ मित्र मिले जो साहित्यिक मित्र थे। तो जब हमने माँ से कहा, हमने कहा हम तो राइटर ही बनेंगे, पोएट ही बनेंगे, और एक तुम देखना एक दिन हमारी गज़लें जगजीत सिंह, पंकज दास और ये सब लोग गाएंगे। तो उन्होंने जवाब में कहा आमीन, जो हमारी किताब का नाम भी था। तो ऐसे शुरुआत हुई और फिर हम पूरी तरह, फिर लेकिन चूंकि वो फादर और मदर चाहती थी कि ठीक है जो तुम करना चाहते हो करो, फादर कहते थे कि नहीं पढ़ लो। तो हमने फिर दोनों को थोड़ा बैलेंस किया कि ना ये नाराज़ हो ना ये नाराज़ हो, पढ़ाई भी की लेकिन साथ साथ ये मिशन कंप्लीट था कि ये करना। फिर कुछ दोस्त मिले जिन्होंने संजीदगी की तरफ गामजन किया कि नहीं ये गाना बजाना ही सब नहीं होता, इसके कमिटमेंट्स भी हैं। तो फिर हम, जैसे हमारे यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ था, प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट था विदिशा में, भोपाल में, फिर हम उससे जुड़ गए। तो वो जो एक प्रोग्रेसिव सोच है कि भाई हाँ, तो वो सारी चीज़ें, फिर जो सोहबतें हैं, जो मैं कह रहा था, सोहबतों से जो चीज़ सीखते हैं,
तो फिर हमें राइटर्स, हमारे दोस्त ऐसे मिलते चले गए, माहौल पूरा ऐसे क्रिएट हुआ। हाँ, पूरा माहौल क्रिएट हो गया, फिर वो होता गया। और भोपाल जो है, जैसे आप इलाहाबाद है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल है कि वहाँ भी साहित्यिक माहौल, सांस्कृतिक माहौल। विदिशा अपने आप में, बाबा नागार्जुन आके रहते थे वहाँ पर, शलभ श्री राम सिंह बरसों रहे, मैंने तो काम भी किया उनके साथ एक प्रकाशन संस्थान में। और उसके बाद वहाँ अपना जो नरेंद्र जैन, ब्रज श्रीवास्तव, स्वप्निल, बहुत सारे नई कविता के लोग। तो मैं ऐसी गजल कह रहा था जिसकी परवरिश हिंदी कविता कर रही थी, हिंदी की वैचारिक कविता कर रही थी। मतलब मेरे आसपास जो थे वो हिंदी के वैचारिक कवि थे और मैं गजल कह रहा था। तो ऐसे मेरी शुरुआत है। बीच में पत्रकारिता का दौर 2 दशक जोड़े, वो अभी भी है। और वो ऐसा हुआ कि जब मैं बॉम्बे गया 93 में, कुछ लिरिसिस्ट बनने के ख्वाब लेकर, जैसे लोग जाते हैं ट्रेन में बैठ के, मक्का मदीना है, मक्का मदीना, तो वो भी मैंने कहा ना कि वो एक हिस्सा फैसिनेशन का था, एक कमिटमेंट का शुरू हुआ। तो वो फैसिनेशन के दौर की बात थी कि हाँ ये करना है। फिर मैं जब वहाँ गया और मिशन था कि भाई ये करना है, उसके बाद कुछ हर परिवार में, एक संयुक्त परिवार में और मध्यवर्गीय परिवार में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने, आपके भविष्य के राह में आ जाती हैं। तो उनके रहते, वो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट ये कि मुझे वापस आना पड़ा। जब वापस आया तो क्या करूँगा अपने शहर में, तो लिखता पढ़ता तो था ही। तो मैं एक अखबार जो है उसमें हैंड राइटिंग में पोएम्स दिया करता था, वो जस की तस छपती थी। मेरी खुशखती थी राइटिंग की, जस की तस छपती। हाँ, मतलब वो हैंड राइटिंग मेरे फादर से मिली थी मुझे, तो वो अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग है मतलब मुझे। तो वो मैं जो हमारे क्लासिक्स पोइट्स हैं उनको तो पढ़ रखा था, तब तक पढ़ लिया था। तो उनकी, गालिब की, निराला की, बच्चन जी की, इनकी कविताएं मैं हाथ से लिखता था और वो वहाँ के बड़े अखबार के रविवारी परिशिष्ट में छपती थी। वो कॉलम हो गया हिट। तो उन्होंने, अखबार ने बुला लिया मुझे कि भाई आप ऐसा करो, ये साहित्यिक पृष्ठ आपके दे दो। तो ऐसे पत्रकारिता शुरू। उस समय तो ये कोर्सेस वोर्सेस तो होते नहीं थे, ये मैं आपसे 97 की बात कर रहा हूँ, 97-98 की। तो एक अखबार में तो उसके फीचर डेस्क पर नौकरी मिल गई। ऐसे हम जो है वो पत्रकार बन गए। और पत्रकार बने तो अब करते गए। तो उसके बाद फिर दिल्ली से बुलावा आ गया, टीवी से। हाँ। तो उस समय इंडिया टीवी शुरू हुआ था, तो 2003-2004 में यहाँ आ गए और फिर 6 में आज तक में आ गए, जो कि 10-12 बरस आज तक में रहे। अब सारे वक्त जो है वो अक्षर हैं, किताबें हैं और हम। अच्छा, किताबों के साथ वक्त बिताना लिटरेचर वालों को बहुत पसंद होता है और बितानी भी चाहिए। आप कुछ भी करना, किताबों के साथ तो रहना ही। वो जो नए लोग जो बिना किताब के, बिना सर पैर के, मैं फिर से उसी क्वेश्चन में आया हूँ भैया, जो चले आते हैं, उनके लिए एक संदेश और मैं चाहूंगा कि आप जोड़े। वो कहीं पहुंचेंगे नहीं, वो चले तो आएंगे। मैंने बोला ना, मेरी भी शुरुआत फैसिनेशन से हुई थी। वो एक शेर है, शायर, अजीम शायर है, उनका शेर है कि हम भी ऐसे ही थे, नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो अब ऐसा होता है कि आप किसी भी फील्ड में, मौसीकी है, संगीत है, उसमें आप आ जाओगे, लेकिन रियाज नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। आप साहित्य में आ जाओगे, पढ़ोगे नहीं, मुताला नहीं होगा आपका, स्टडी नहीं होगी तो कहाँ जाओगे। तो आपको रियाज हर फनून लतीफ़ा की पहली शर्त, हर कला की, हर आर्ट की पहली शर्त रियाज। आप मुझे दुनिया का कोई आर्ट बता दो, पेंटिंग से लेके सिंगिंग तक, पोएट्री से लेके स्टोरी राइटिंग तक, जिसमें जहां आपने, और रियाज क्या होता है, राइटर के लिए रियाज पढ़ना होता है। ये थोड़ी कि कविता लिख लिख के देखते रहो। अब जब जानोगे नहीं कि इस दरवाजे के बाहर क्या है, तो फिर इस दरवाजे के अंदर की दुनिया कैसे समझोगे। तो नए लोगों के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। आज भी देखिए कि जो हमारे साहित्य अकेडमी अवार्डी राइटर्स हैं, बड़े बड़े, जिनका सिर्फ साहित्यिक सफर भी देखने तो 50 साल से अधिक हो चुका है, वो भी 5-5 घंटे पढ़ते हैं, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ तो इससे ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ना पहली शर्त, नए लोगों के लिए तो पढ़ना पहली शर्त। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में तो थे अभी, फिर से और चलते हैं, मतलब हम अब आपके बचपन की तरफ चलेंगे। बचपन का कोई ऐसा वाकया बताइए जब सब लोग बैठे हों, अचानक आपने कविता या कोई गजल कह दी हो। हाँ, एक वाकया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे भाई जो थे, जिनका अभी पिछले वर्ष स्वर्गवास हो गया, वो हमारे प्रदेश के बहुत स्थापित गीतकार थे। आनंद शहर के नाम से वो लिखते थे। तो एक वाकया ऐसा जो उनको भी पता था, जो उनके, तो
वो एक विदिशा में कवि सम्मेलन हो रहा था, बहुत बड़े स्तर पे, नीरज जी वगैरह सब आए हुए थे, तो मेरे भाई भी बैठे थे। तो मैं ऐसे धीरे से मंच के पास चला गया और मैंने उनको कहा मुझे भी पढ़ना है। मतलब ये जो दौर होता है, ये सब सीढ़ियां हैं, ऐसे चढ़ना ही है। मुझे पढ़ना, मैं तुम कहाँ भी पढ़ोगे, चलो। तो उन्होंने मुझको रवाना कर दिया वहां से। इसका मेरे ऊपर मतलब बड़ा गहरा असर पड़ा। यार बताइए, बड़ी बेइज्जती कर दी यार, मतलब बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। और तो मैं घर आके काफी मैंने माँ से शिकायत भी की, उनका ऐसा ऐसा हुआ। उसका फिर उन्होंने मुझे, बड़े भाई ने समझाया कि देखो ये ऐसे थोड़ी, मैं आज थोड़ी चढ़ गया हूँ, कल कविता कही और आज चढ़ गया मंच पर। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, रियाज है, फिर आप धीरे धीरे बनते हो, है ना, आप उस लायक होते हो कि आप पत्रिकाओं में छपो या किताबें लिखो या कविता करने के लिए बुलाए जाओ। तो इस ये कि मुझे पढ़ना है ऐसे नहीं, वो आपको ससम्मान आमंत्रित करें, इसके लिए आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये एक वाकया ऐसा था कि जिसने मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर डाला था कि आप जब तिरस्कृत होते हैं, ऐसा नहीं है, आपको प्रोत्साहन तो आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है, अगर आप तिरस्कार को भी सकारात्मक रूप से लें तो वो भी आपको आगे बढ़ाता है। यात्रा की बात आई तो यात्रा की बात करें थे, तो मतलब अपने देश में तो आप पूरा घूमते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो अपने देश का अनुभव फिर विदेश का अनुभव कैसे अलग अलग? कुछ अलग इसलिए नहीं होता हिमांशु कि जो लोग आपको बुलाते हैं विदेशों में, मतलब मुझे याद है जब 2011 में पुष्किन अवार्ड मिला था आमीन के लिए, तो मैं रशिया गया था 15 दिन के लिए। वहां भी जो कम्युनिटी थी वो रशियंस थे, लेकिन वो हिंदी प्रेमी रशियंस थे, जो हिंदी और रशिया दोनों जबानों में काम कर रहे थे। और जहां भी हम विदेश में भी जाते हैं, जैसे अब मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो वहाँ कौन है? सब हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं। अच्छा, ये भी बैरियर्स यहीं खत्म हो जाता है कि पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी नहीं। वहाँ आप जाइए, अभी मैं आपसे मिलने के 48 घंटे पहले अमेरिका में था, तो वहाँ सब एशियंस हैं। वहाँ जो मैंने मुशायरा पढ़ा वो इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलके किया था। जो मैं क्लीवलैंड में मुशायरा पढ़ रहा था, उस सोसाइटी में, उस तंजीम में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों थे, बल्कि बांग्लादेशी लोग भी थे। तो जब आप इन दोनों तीनों मुल्कों की सरहदों से पार जाते हैं तो वहाँ आप देसी या एशियंस कहलाने लगते हैं। देसी मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग, और या एशियंस हम लोग। तो वहाँ ऐसे बैरियर्स नहीं है। अब तुम्हारा जो सवाल है वो मैं आंसर करता हूँ कि जो विदेशों में लोग बुलाते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो आपको जानता है या आपके काम को जानता है, तो वो बुलाते हैं। तो लगभग इसी का परिष्कृत अनुभव होता है वहाँ पर। वहाँ लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। यहाँ 1000 लोगों का मजमा है तो 200 जो है उसमें इसलिए आएंगे यार इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, हाँ, मस्ती मारेंगे। लेकिन वहाँ आदमी 1-1 घंटे की ड्राइव करके आता है सिर्फ पोएट्री सुनने, और बड़ी संजीदगी, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो भी संजीदगी सुनेगा, बाद में धीरे से पूछ भी लेगा कि यार वो शेर जो आपने पढ़ा था उसका क्या मतलब। तो वो जिज्ञासु होते हैं अधिक। क्यों? क्योंकि वो अपने वतन की खुशबू से दूर है, इसलिए वो वतन के ज्यादा नजदीक है। वो अपनी मिट्टी से दूर है, इसलिए अपनी मिट्टी के ज्यादा नजदीक, क्योंकि वो मिस करते हैं उस चीज को। तो उनके अंदर जो शिद्दत है, जब भी कोई कलाकार पहुंचता है तो उसकी वो ज्यादा पजीराई करते हैं, तुम्हारे से या हमारे से अधिक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है। वो एक गजल में हमारे शेर है कि जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, हमारे भाई को ही लो बिछड़ कर याद आता है। तो हमारी जो मिट्टी है वो जब हम उससे बिछड़ जाते हैं तो उसकी शिद्दत और बढ़ जाती है। तो वहाँ जो लोग हमको सुनते हैं, सराहते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो हिंदुस्तान में उतना अटेंशन नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। यहाँ भी ऐसे बहुत सारे, अब जैसे इलाहाबाद में मैंने इतने बार प्रोग्राम पढ़े हैं, मुझे कभी नहीं लगा कि इसमें 10 लोग ऐसे बैठे हैं जो हूट करने आए, वो सुन नहीं आए, उन्हें समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगा, चुप करके बैठे रहेंगे, वो कोई पजीराई नहीं करेंगे आपकी, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो हूट नहीं करेंगे आपको। तो ये कोई अलग अनुभव नहीं है, एक ही है, एक ही। अब लौटते हैं इस पे, पत्रकारिता, कवि और ये कविता वाली पूरी जर्नी, इसके बीच में एक जर्नी और आपने शुरू करी, एक्सपर्ट वाली, केबीसी एक्सपर्ट। वो बीच में हाँ। तो वो उस अनुभव के बारे में भी कुछ बताइए। वो कुछ नहीं है, मतलब मुझे
जानते थे। जो है सिद्धार्थ बासु, उन्होंने मुझे कहा कि आलोक तुमको फलाने इतने एपिसोड्स में आना है। बैठ गया जाके बतौर एक्सपर्ट, उन्होंने इस लायक समझा। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि भाई मैं किसी को 25 लाख 50 लाख रुपए जितवा सकता हूँ, तो बैठ गया जाके। तो उसमें कोई ऐसा अनुभव नहीं। हाँ, अनुभव ये ज़रूर है कि बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। भाई 2-3 गाने उनके साथ हुए, कविता उनने पढ़ी। और चूंकि मेरे स्वर्गवासी जो बड़े भाई की तरह आदेश श्रीवास्तव, उनके बहुत अच्छे मरासिम सर से, बच्चन सर से थे, तो उस नाते वो मुझे भी जानते थे। तो मेरी एक नेशन को डेडिकेट करती हुई एक पोएम है, आओ सोचें ज़रा आओ देखें ज़रा, तो वो आदेश श्रीवास्तव जी ने कंपोज की थी। तो वो 2013 में बच्चन सर ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर ये KBC में बुलाया। फिर वो इंडिया, जब ये आपका दूरदर्शन जब 60 बरस का हुआ, तो फिर मैंने एक पोएम लिखी। तो प्रसार भारती ने कहा कि भाई इसको अगर बच्चन सर पढ़ दें तो बहुत अच्छा है। तो उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने पढ़ना जो है स्वीकार किया। वो भी, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। तो बस कोई ऐसा अनुभव नहीं है। वो तो आपके साथ बैठ के जो बातें करने का अनुभव है, वैसे ही अनुभव है वो। लेकिन आपको सबसे ज्यादा काम करना किसके साथ पसंद आया कि इनके साथ करें, जीवन भर कर सकते हैं? अपने साथ नहीं, अगर क्योंकि आप जो अपने साथ काम करते हैं ना, देखिए बड़ा सीधा सा फंडा है। आप अपने साथ काम करेंगे अच्छे से, अपने ऊपर अच्छे से काम करेंगे, तो दुनिया आपके साथ काम करना चाहेगी। क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये एक जेन्युइन आर्टिस्ट है, कलाकार है। और जितने बड़े कलाकार होते हैं ना, उनके अपने अनुभव होते हैं। तो आपको हर कलाकार, मैं जगजीत सिंह जी के साथ काम कर रहा हूँ, वो मुझसे एक गजल एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मतलब बदलवा रहे हैं, तो वो भी एक अनुभव है मेरे लिए। या जगजीत सिंह करेक्शन कर रहे हैं गजल में, ठीक है, या पंकज उदास कह रहे हैं कि आलोक भाई मुझ पर ये ट्रैक रखा है, आप देखिए आपके पास कोई गजल है इससे, तो वो एक अलग अनुभव है। उस्ताद राशिद खान और रेखा भारद्वाज जी गाना गा रही हैं, संदेश शांडिल्य कंपोज कर रहे हैं, कुशल श्रीवास्तव उसके फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो कह रहे हैं भाई इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा वैसे कर दीजिए, एक अलग अनुभव है। तो इसमें क्या है, परतें हैं अनुभव की। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे हिमांशु तुम्हारे साथ इंटरव्यू करते हुए यार ऐसा मजा आया कि ऐसा तो मेरे को किसी के साथ नहीं। तो वो एक अलग बात है। वो अनुभव की परत अलग हो सकती है, अनुभव छोटा बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये जगजीत जी के साथ काम करते हुए फलाना लगा, या विशाल भाई के साथ, या किसी के साथ, या मिलिंद जी के साथ, किसी के, हर आदमी के काम करने के तरीके से आपको एक नए अनुभव की अनुभूति होती है और नया सीखने को मौका मिलता है। हम चलते हैं फिर से थोड़ा सा और पहले, हम बात पे पहले जा रहे हैं। हाँ, ले चलो, कहीं भी ले चलो। हम जो आपकी शुरुआती कविताएं हैं, मैं चाहूंगा उसके बाद एक आखिरी मैसेज आज के इस इंटरव्यू सेशन का, फिर तमाम बातें। शुरुआती कविता तो क्या है, गजल थी वो 89 में कही थी हमने। और 89 में तुम क्या कर रहे थे? पैदा नहीं हुआ पता ही नहीं। तो वो 89 में कही थी, लेकिन प्रकाशित नहीं करवाई थी, हेजिटेशन थी, तो वो नहीं करवाई थी। वो उसका मतलब, या एक दो शेर जो याद आ जाएंगे बताता हूँ, कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा, दुश्मनी नींद से करके हूँ पशेमानी में, अब कहाँ पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। कुछ इस तरह की थी वो। मतलब मुझे शेर मुझे याद नहीं है कि तेज रो अपने कदम हो गए पत्थर कैसे, कौन है किसने मुझे ऐसे पुकारा होगा, है ना। दिल परस्तार नहीं अपना पुजारी भी नहीं, दिल परस्तार नहीं अपना पुजारी भी नहीं, देवता कोई भला कैसे हमारा होगा, देवता कोई भला कैसे हमारा होगा, अब किसी और का पुजारी है। नहीं, ये किसी और गजल का है, लेकिन देवता कोई भला कैसे हमारा होगा, ऐसी एक गजल थी वो। और ये कह के हमने रख ली थी कि यार पता नहीं क्या है कि नहीं है। फिर डॉक्टर साहब को दिखाई, बशीर बद्र साहब को, हमारे उस्ताद जो हैं उनको, गोविंदा निषाद साहब को दिखाई, नहीं अच्छी है। तो फिर ये शायद 93-94 में कहीं प्रकाशित हुई। अच्छा, आपकी जो सबसे पसंदीदा गजल हो आपके साथ? ये सवाल टेढ़ा है। अब ये मतलब अब ये इसमें भी वही दिक्कत है कि भाई सबसे पसंदीदा हो कैसे सकता है। नहीं, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, माफी। जैसे किसी भी, ये बड़ा इसका एक बड़ा क्लीशे सा जवाब है जो दुनिया का हर कलाकार देता है कि भाई कोई माँ ये कैसे कह सकती है,
हाँ। तो उसका लेकिन मैं नहीं, जैसे आपने कहा कि बैठे हैं यहाँ पर, अभी मैं कहूँ गजल, मैंने आपसे पूछा मतलब रिक्वेस्ट करी कि अगर गजल, तो दिमाग में जो सबसे पहले आ जाए वो फेवरेट हो गई। नहीं, ये भी गलत है। इसलिए गलत है कि हो सकता है आज मैंने अभी तुम्हें वो सुनाई हिंदी वाली, अब वो मुझे याद है क्योंकि वो ताज़ा गजल है, लेकिन हो सकता है कि सखी पिया मेरी फेवरेट हो सकता है अम्मा, हो सकता है बाबूजी, या जैसी रिश्तों पे मैंने गज़लें कही हैं, तो वो नहीं है। आप ये कोई भी फनकार ये नहीं बता सकता, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये कर सकता हूँ कि मुझे ये याद आ रही है, सुना दो। हाँ, यही वही सुना है। सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं, मुझे ये जानना था कि सबसे फेवरेट क्या है। तो मैं आपको जिस गज़ल के लिए कलमशाला की तरफ से आदेश भी आया, फरमाइश नहीं कहूँगा क्योंकि सब साहित्यिक लोग हैं तो आदेश करते हैं लोग, ठीक है, तो वो पढ़ देता हूँ मैं। उसके पहले पिता पर एक दो शेर सुनिए आप कि धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। और दो गज़लें आपने कहा था छोटे छोटे कि मैं कैमरे पर उसको पढ़ दूँ, तो अगर आप आदेश करें तो फिर मैं कैमरे में पढ़ कैमरे पे ये पढ़ देता हूँ कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। हेलो भैया, जैसे कि कहा गया है कि जो कलाकार होते हैं या जो लिटरेचर से जुड़े ज़्यादा कलाकार हैं वो पैसे के मामले में बड़े तंग रहते हैं, या कहते हैं कि फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रगल करते हैं, इस पे क्या कहना है? देखो यार, मैं ये अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, उससे कोई अगर इंस्पिरेशन ले सकता हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, सीरियसली इसीलिए आए हैं। तो मैं बताता हूँ, मैंने क्या हुआ कि मेरा जो मिशन है इस इंटरव्यू में भी डिस्कस हो चुका है, बहुत अच्छा जर्नी जैसा लग रहा है ये। अभी मैं इसको एडिटिंग के तस्वुर से सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा ये एडिट होगा कि तुमने मेरे से बचपन की बात की, फिर स्ट्रगल की बात की, और फिर अब ये बात सवाल कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है, राउंड बन रहा है। अब मैं बताता हूँ, हुआ ये कि अल्टीमेटली बनना तो मुझे राइटर था, एक्सीडेंटली मैं जर्नलिस्ट बन गया, ठीक है, हाँ, ये सीरियसली। और मैं उसको जर्नलिज्म को, चूंकि देखो क्या है, एक और बात बड़ी संजीदा सी करता हूँ कि वो ये बात है कि बेदारी जो है ना, वो दोनों प्रोफेशन, दोनों जो हमारी जो विधाएं हैं, बेदारी, कॉन्शियसनेस और जिम्मेदारी, वो पत्रकारिता में भी ज़रूरी है, वो लेखक के तौर पे भी ज़रूरी है, ये तो मानते हो ना। तो पत्रकारिता में भी आपको वही दृष्टि चाहिए जो लेखक के लिए चाहिए। तो जब मैं इसमें आया तो मुझे लगा यार ये तो मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ। तो जब तक ये रियलाइज हुआ, मेरी जिंदगी के करीब 15 साल निकल गए। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि जब मैं पत्रकारिता में था उसी समय मैं हंस में भी छप रहा था, समकालीन भारतीय साहित्य में भी छप रहा था, ठीक है, मैं कथादेश में भी छप रहा था, यानी साहित्यिक मंचों पर, साहित्यिक, गंभीर साहित्यिक पत्रिकाओं में मैं दिख रहा था, नंबर 1। नंबर 2, मैं विदेशों में जा रहा था, देश में मंचों पर जो भी संजीदा मंच है, मुशायरे हैं, उनमें शिरकत कर रहा था, और उसके साथ साथ मैं जितने गज़ल के सिंगर्स हैं या बम्बई में मेरा जो एसोसिएशन चल रहा था वो भी चल रहा था, जब मैं अपने पेशे से जुड़ा हुआ था। फिर मैंने ये सोचा कि जिंदगी भर तो ये नहीं चल सकता, जब तक कि मैं अगर मुझे राइटर बनना है तो जैसे आज मैं हूँ 24/7 राइटर कह सकता हूँ अपने आप। आज अगर आप मुझे जर्नलिस्ट ना माने तो मुझे कोई गुरेज नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में और उसी तरह हूँ जैसे भाई दाल में नमक होता है। तो मैंने ये किया अपने करियर को राइटिंग की तरफ लाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आज तक की जो नौकरी थी, जो बहुत जिम्मेदारी और बहुत टाइम टेकिंग वाली जॉब थी, उसको प्रणाम किया बहुत हिम्मत करके, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चैनल है,
वो एक सैटेलाइट चैनल है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लाजमी भी हैं। मैं उसको ये नहीं कहता कि वो प्रेशर है, वो प्रेशर उसकी नियति है, आपको रहना है उसमें रहिए, नहीं तो आ जाइए बाहर। तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं प्रेशर में काम, बस मुझे ये लग रहा था ये बहुत टाइम ले रहा है मेरा। मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब मैं आज तक को छोड़ने का मन बना रहा था, उसी समय मेरे पास एक ऑफर आया प्रसार भारती से, दूरदर्शन से, कि क्या आप हमें कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन करेंगे। तो वो 2 साल का जॉब था और हुआ ये कि लकीली जो सैलरी, मैं यहाँ कैमरे पे बता रहा हूँ कि जो सैलरी मुझे आज तक में मिल रही थी उससे दुगनी सैलरी मुझे प्रसार भारती में, दूरदर्शन में मिल रही थी। तो मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई एक राइटर के तौर पे कि अगर मैं ये 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो अगले 2 साल, क्योंकि मेरे पास 4 साल की सैलरी हो जाएगी आज तक के अकॉर्डिंग, तो अगले 2 साल में राइटिंग कर सकता हूँ और मुझे सैलरी उतनी मिलती रहेगी जितनी आज तक में मिल रही है, और वो भी बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन ये सुयोग कह लीजिए, टचवुड, के मैंने जैसे ही आज तक को छोड़ा मेरे पास एक टाइम का बहुत बड़ा स्पेस निकला, साथ साथ मुझे एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। तो मैंने धीरे 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 अपने आप को इस तरह प्रिपेयर किया। ये मैं अपने नौजवान दोस्तों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी वो कर सकते हैं। मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, जो तनख्वाह मुझे आज तक में मिल रही थी और जो मेरे खर्चे थे उसको मैंने और भी कम किया कि वहाँ अगर मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं और 70 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मैं जब 200 रुपये सैलरी हो गई तो मैं 70 की जगह 35 रुपये खर्च करने लगा ताकि मेरा उधर बफर बढ़ जाए। अगर मैं 2 साल भी नौकरी नहीं करता तो मैं राइटिंग कर सकूँ 3 साल तक और मुझे कोई, मेरे घर के लिए मेरी कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी ना हो। लेकिन लकीली कुछ होता है, डेस्टिनी, उसी समय फिल्म आ गई, उसी समय एल्बम्स आ गए और ऐसे काम आ गए और इतना नाम थोड़ा बहुत चलने लगा कि मुझे मुफ्त में कोई नहीं लिखवाता था फिर मुझसे, या कोई मुशायरा है या प्रोग्राम है, कोई सोलो परफॉर्मेंस है, तो मुझे मुंह से नहीं कहना पड़ता था कि मैं इतने पैसे लेता हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने 2 साल बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने लगा तो मैंने उनसे भी प्रणाम कर लिया कि अब मेरा जो प्लेन है वो रनवे से भी टेक ऑफ कर गया है, आपका बहुत बहुत आभार। मतलब अब ये मुझे, तो अब मैं 24/7 वो करता हूँ। तो मैं अपने नए दोस्तों से, नए लेखकों से कहूँगा कि जो मेरे फादर कहते थे, आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो सही कहते थे। वो कहते थे कि पहले कुछ करो ताकि तुम्हारे जो जीवन को चलाने का जो जरिया है, वो फुलफिल हो जाए, ताकि आप राइटिंग कर रहे हो और आपके पास कुछ है नहीं। आप, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, भूखे पेट भजन होए ना गोपाल, ठीक है। तो वो वाली बात है कि आप पैशन के साथ राइटिंग करो, संजीदगी के साथ करो, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां हैं जिंदगी के लिए, अपने आसपास के लिए, उनको फुलफिल करने की स्ट्रेटजी बनाओ, योजना बनाओ कि मैं ये करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इस पैसे से मैं इतना काम कर पाऊंगा, अपना घर चला पाऊंगा, अपने आप को चला पाऊंगा, अपना कलम तो खरीद पाऊंगा, कलम नहीं तो मोबाइल तो खरीद पाऊंगा जिसमें लिखता हूँ, अब आजकल लोग उसी पे लिखते हैं, या लैपटॉप ले पाऊंगा, आईपैड ले पाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। बेशक ज़रूरी है, मैं बिल्कुल ये बात को नहीं कहता कि आप फ़कीर चंद होकर राइटर बनिए। आप राइटर बनिए, आप अपने आप को पहले तैयार कीजिए कि आप अगर लिख रहे हैं तो आपका चेतन मन आपका उसमें तो हो, मतलब आप उस मनस्थिति में हो कि आपके ऊपर कोई दूसरा प्रेशर नहीं है, ताकि आप जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं उस चीज़ को फोकस करके लिख सकते हैं। ये बातें बहुत ज़रूरी थी होनी, और वही बातें हम भैया से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चलते चलते एक संदेश इतने सारे तो हम सबके लिए क्या संदेश, फिर ऐसा लगेगा कि आलोकानंद सरस्वती बात कर रहे हैं। तो संदेश यही है सारे कि आप सब लोग खूब पढ़ें। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, डॉक्टर बशीर वक्त साहब एक बात कहते हैं हमारे, जब हम उनसे सीख रहे थे, आज भी हम सीखते हैं, तो वो कहते हैं कि 95% पढ़ो, 5% गढ़ो। यानी 55% पढ़िए और 5% लिखिए या कहिए। तो पढ़ना जो है वो बहुत अनिवार्य है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पढ़िए। और तब देखिए, मैंने शो के शुरू में ही कहा था कि अगर आप पुस्तक नहीं भी पढ़ सकते तो आप कलमशाला जैसे जो हैंडल्स हैं उनको फॉलो करिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए वो काम कर रहे हैं जो लाइब्रेरीज किया करती थी। तो ये बहुत अच्छी सोशल
लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो इनको फॉलो कीजिए। कुछ इस तरह के और जो साइट्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किताबों से ज़्यादा मोबाइल में रहते हैं, तो मोबाइल में ये जो ऊट पटांग मैसेजेस आते हैं, फेक न्यूज़ेस आती हैं, कम्युनल हेड के जो वीडियोस आते हैं, इनको सबको डिलीट कीजिए। अच्छे अच्छे हैंडल्स को फॉलो कीजिए ताकि आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आए और आपको ज़रिए मिले किस दिशा में आपको जाना है। ये बातें जो बहुत ज़रूरी थी, और यही बातें हम करते हैं जो आपको आपके शहर से जोड़ें, आपको अपने आप से जोड़ें, हमसे जोड़ें। यही सब बातों के साथ आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप भी, तमाम जो लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।